गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और फर्दर कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें और आज हमें देखनी है। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो के अंदर हमने मीनिंग समझा, ओके, हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे और हमने फंक्शंस देखे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखो, अकाउंटिंग के भी कई सारे सब फील्ड्स हैं। सबसे पहला जो ब्रांच है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास 11th में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं और क्लास 12th के अंदर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो जितना मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया ना, दैट इज ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, देन क्लासिफाई करते हैं लेजर में, देन उसके बाद समरी प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है और ठीक है उसको अपने क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं टू द जनरल पब्लिक, सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद। तो यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग that involves identifying, measuring, recording, classifying, and summarizing the business transactions. That it involves the steps from identifying, recording transactions to summarization and communicating the financial data. तो वही पूरी प्रोसेस आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। दूसरी जो अकाउंटिंग है यहां से आप देखो, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। अब अपने इसको देखो, समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप जब कभी भी कार कार की डिलीवरी लेने जाएंगे, सपोज आपने न्यू कार की बुकिंग कराई एंड आप उसकी डिलीवरी लेने जा रहे हो, तो समटाइम्स आप देखोगे कि जो कार डीलर है ना, वो आपको पहले तो देखो 2 स्मार्ट कीज आया करती थी अपने पास। कितनी? 2 स्मार्ट कीज। वो 2 स्मार्ट कीज पहले अपन को दे देता था अगर अपन टेंटेटिवली 10 lakhs की कार परचेज करते थे तो। बट अब क्या हुआ, जस्ट बिकॉज कंपनी की पब्लिक में एक अच्छी रेपुटेशन बन गई, तो कंपनी ने क्या करा, अपना कॉस्ट बचा लिया। देखो, जब कंपनी कार सेल करेगी कस्टमर को, तो वो कार उसके साथ साथ जो उसकी स्मार्ट कीज है वो इंक्लूडिंग ही रहेगा कंपनी के पास। तो अब कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट कटिंग शुरू करेगी अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो 2 स्मार्ट कीज की जगह पे, ठीक है, 2 स्मार्ट कीज की जगह पे वो 1 स्मार्ट की देंगे आपको। एंड डीलर वाले भी यही आपको बोलेंगे कि कंपनी से हमें 1 स्मार्ट की मिली है। तो कस्टमर भी बोलेगा ठीक है जी, चलेगा। बट यहां पे कॉस्ट कटिंग कंपनी ने कर ली, पर जब कस्टमर का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो कार, उसके अंदर कस्टमर कोई सी भी कॉस्ट कटिंग नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो समझ रहे हो आप लोग कहने का मतलब क्या है, कि कॉस्ट कटिंग इस तरीके से करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अफेक्ट ना कर जाए, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर जाए और हम दूसरे टर्म्स में कहीं ना कहीं अपना कॉस्ट बचा लें। तो आप देखोगे कि कार की जो बिल्ड क्वालिटी से लेकर के उसका इंटीरियर वगैरह, ठीक है, जो भी फैब्रिक, लेदरेट, सीट्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, बट आपको वो स्मार्ट की एक ही देंगे क्योंकि वो स्मार्ट की बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब हाँ, ज्यादा आता है बिकॉज वो सेंसर से चलती है ना, इस वजह से। अब उसी की तरह आप ये देख लो, कई सारी बहुत ब्रांडेड मोबाइल कंपनीज है। जैसे कि अब मैं आपको आईफोन आईफोन के बारे में बताऊं, जब आप आईफोन परचेज करने जाएंगे तब आपको आईफोन ही सिर्फ मिलेगा जी, चार्जर आपको अलग से बाय करना है, एयरपोर्ट्स या ईयरफोन आपको अलग से बाय करना है। तो देखो कंपनी ने कितनी स्मार्टली तरीके से सबसे पहले अपना रेपुटेशन बिल्ड कर लिया। उसके बाद अगर वो कोई कॉस्ट कटिंग करते भी हैं तो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लॉयल कस्टमर है आईफोन के, वो इस स्टेप के बाद भी कंपनी के आईफोन खरीदते हैं। बट आप देखोगे कि आईफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कंपनी ने। इनफैक्ट वो बिल्ड क्वालिटी तो और एनहेंस करी है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग अब अपन चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। और क्या लिखा है,
Cost accounting is that branch of accounting that is concerned with the process of ascertaining cost and controlling the cost of products or services. यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता लगाना, उस कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना इज कॉस्ट अकाउंटिंग. समझ लिया? समझ रहे हैं आप लोग? जैसे अब वो आपको डीलर से एक स्मार्ट की मिलेगी, तो उन्होंने सबसे पहले कंपनी ने ये प्रोडिक्शन लगा दिया होगा कि जी अगर हम लोग इतनी की गाड़ी बना रहे हैं, सपोज 10 लाख रुपीस की गाड़ी बना रहे हैं, या फिर मैं कहूं 8 लाख रुपीस की बना रहे हैं, या फिर 8 लाख की बना रहे हैं ना, आपको ऑन रोड वो पड़ रही है 10 लाख, तो उसके अंदर जो कंपनी का जो टोटल कॉस्ट लगा है, हम समझते हैं कि वो 850 लगा है, यानी कि 8,50,000. तो कहीं ना कहीं वहां से क्या करेगी, पहले देखेगी कि भाई ये कॉस्ट अपने को इतना पड़ रहा है, अब उसको देखेगी कि भाई इसको कम करो, कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करो, बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करो, और जो कॉस्ट कटिंग है उसको कंट्रोल भी करके रखो. जैसे अब वो आईफोन वाले जी, वो इसी तरीके से उनकी पॉलिसी चलती है कि आपको मोबाइल दे देंगे, बाकी वो आपको अलग से, वो का कंट्रोल करके रख रहे हैं, बट कस्टमर उनके टुवर्ड्स लॉयल है. क्यों लॉयल है? क्योंकि उनका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है दैट इज आईफोन, वो उसके बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है अकाउंटिंग की. अब समझते हैं अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting refers to that branch of accounting that is concerned with presenting the accounting information in such a way that helps the management in planning and controlling the operations of business and in decision making. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस डेफिनेशन पे अपने बाद में आते हैं. यहाँ पे जो लिखा है उसके अपने बाद में समझते हैं. मैं आपको पिछले वीडियो में भी एक बात बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, उसको हमें पब्लिकली इशू करना पड़ता है, पब्लिक को कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो मैं आपको आज एक बात बताता हूं. देखो क्या होता है ना कि कंपनी के अंदर एक रिपोर्ट अलग बनती है जो पब्लिकली इशू करनी होती है, और एक मैनेजमेंट अपनी अलग रिपोर्ट बनाता है. तो वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को हेल्प करता है फर्दर बिजनेस के डिसीजंस लेने में. ठीक है? तो वो रिपोर्ट बनाने के लिए जो फर्दर मैनेजमेंट के उसकी अलग से अकाउंटिंग लगेगी. ठीक है? तो वो दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंसर्न्ड विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे ताकि वो हेल्प कर सके मैनेजमेंट को इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंड डिसीजन. वो रिपोर्ट उनकी मैनेजमेंट की अलग से बनती है. अब वो रिपोर्ट किस बेसिस पे बनेगी? आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे. तो वो रिपोर्ट जब बनेगी तो वो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कमेटी के लिए रहेगी. ठीक है? उसके ऊपर से मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं. ठीक है? ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मैच कर सकते हैं कि हमारा जो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो हमने डिसाइड कर चुका है, और जो हमारा करंट परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो मैनेजमेंट की रिपोर्ट बता देगा. और फर्दर जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं बिजनेस के टुवर्ड्स, उसमें भी वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को काम करेगा. तो दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग भी एक भैया ब्रांच है. और टैक्स अकाउंटिंग भी आप लोग पता है, टैक्स की अकाउंटिंग भी अभी सीखने वाले हो 11th में, जर्नल एंट्रीज के थ्रू. अभी आप लोग को जीएसटी का ट्रीटमेंट बताया जाएगा. ठीक है? तो वो सब क्या है? एक तरीके से टैक्स अकाउंटिंग ये तो है. तो वो भी एक तरीके से अकाउंटिंग का ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स अकाउंटिंग. आपके को बुक्स में भी, आप जो भी रेफरेंस बुक को आप फॉलो कर रहे हो, उसमें लिखा होगा विथ जीएसटी, या फिर ऐसा भी कुछ लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम विथ जीएसटी, ऐसा कुछ. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस, दैट इज इनकम टैक्स. जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स अकाउंटिंग. तो टैक्स अकाउंटिंग भी अभी आपको सिखाया जाएगा. ठीक है? तो वो ब्रांच को हम लोग टैक्स अकाउंटिंग ही बोलते हैं. अब एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आती है. देखो बिजनेस जो है ना, कंप्लीटली डिपेंड होता है सोसाइटी से, क्योंकि जो बिजनेस को रिसोर्सेज मिलते हैं वो सोसाइटी से मिलते हैं. तो ये बिजनेस का लीगल ऑब्लिगेशन बनता है. मैं आपको एक बताता हूं, एक सीएसआर करके एक टर्म होती है, सीएसआर, दैट इज नोन एज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. CSR is mainly for corporate social responsibility. अब अगर देखो हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अब उसमें क्राइटेरिया सेट है. ठीक है? क्राइटेरिया भी सेट है कि भैया 2% आपको सोशल एक्टिविटीज के लिए आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. सोशल एक्टिविटीज के लिए आपको सोशल एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा 2%. अगर आपका, मैं सपोज अभी एक एग्जांपल का, और 5,000 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर निकल के आता है, तो उसका 2% आपको
CSR देना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के तो अंदर। आपने देखा होगा कि जितने भी एस्टैब्लिश कंपनी, जैसे अभी हम रिलायंस की रिफाइनरीज की जहां बात करें, आप देखोगे कि उस लोकेलिटी के अंदर जितने भी, मतलब वो लोकेलिटी में डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ होगा, वहां की रोड्स प्रॉपर होंगी, ठीक है, वहां पे लाइटिंग फैसिलिटी प्रॉपर होगी, वहां पे जो रिलायंस रिफाइनरी के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज उन्होंने दे रखी होगी, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी होगी। तो ये सब क्या है एक कंपनी का जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। अब रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी 2% CSR के टुवर्ड्स अपना कॉस्ट इनकर करती, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कंपनी मेनली क्यों करती है कि कंपनी अगर इन सब एक्सपेंडिचर को करेंगी तो एक तरीके से उन्हें भी बेनिफिट है, उनके एम्प्लॉयज और एफिशिएंट बन जाएंगे जी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देने से आप टाइम पर एम्प्लॉयज को ऑफिस में रिपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी दोगे तो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहेगा कि ये कंपनी में हम है तो ये हमको प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी देता है और लोकेलिटी का अलग से डेवलपमेंट देता है। तो आपने इस तरीके से क्या कर दिया, सोशल वेलफेयर का काम भी कर दिया। तो उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट इनकर करते हैं, उसकी टोटल अकाउंटिंग इज नोन एज द social responsibility accounting. Under this branch, various techniques have been developed to measure the amount spent by the business on the social welfare. देखो हो सकता है कि, देखो वीडियो बड़ा हो सकता है बट बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये आगे काम भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी है इस वे। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें सीखना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो अकाउंटिंग के दो इंफॉर्मेशन होते हैं, एक तो एक्सटर्नल, एक आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे, ठीक है, एक आपके इंटरनल यूजर्स होंगे। अब इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं जी, जो डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जिनका इंटरेस्ट जो डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं, वो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट कमेटी, एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं बट उनको भी कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, समझ रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। अब समझते हैं इंटरनल यूजर्स, ओनर्स। देखो ओनर्स का, जो ओनर्स ने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए अर्ली स्टेज पे पैसा डाला होगा, तो वो कुछ आइडिया को उन्होंने प्रैक्टिकल कन्वर्ट किया। सपोज कोई बिजनेस था तो उसको प्रैक्टिकल में उन्होंने कन्वर्ट किया। कार डीलर का, अब आपने कार डीलर का बिजनेस तो शुरू कर दिया, ठीक है, आपने सोचा होगा कि ये लोकेलिटी में इतने इनकम ग्रुप के पर्सन रहते होंगे तो ये ब्रांड की कार तो डेफिनेटली वो परचेज करने वाले हैं। तब आपने ये सोच के इसमें पैसा लगा दिया, ठीक है, तब आप देखोगे और उसमें इंटरेस्टेड तो रहोगे ना कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, आप जानना चाहोगे कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, यानी कि आपके कैपिटल पे कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, आपका बिजनेस सस्टेन कर रहा है कि नहीं, यानी कि आपका बिजनेस सर्वाइव कर रहा है कि नहीं। अब जी आपका प्रिडिक्शन था कि उस लोकेलिटी में, जैसे कि हम लोग हाई फाई कार्स की बात कर लेते हैं, आपका बीएमडब्ल्यू का आपका डीलरशिप है कार का, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर एरिया में आपने एज्यूम करा था कि जो है पब्लिक तो बहुत सारी कार परचेज करेगी, बट बिजनेस सेटअप करने के बाद आपको पता चला कि जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं, हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये सब कौन बताएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको बताएगा ओनर्स को कि जी आपका बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं, आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है कि नहीं, ये पता चलेगा। आपके एसेट्स कितने बिल्ड हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, तो ये सब पता चलेगा ओनर्स, ये सब पता चलेगा ओनर्स को विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैनेजमेंट। अभी हमने मैनेजमेंट ब्रांच पढ़ा अकाउंटिंग का, जिसमें हमने समझा कि मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, बिकॉज उन्हें प्लानिंग करना होता है, उनको कंट्रोलिंग करना होता है, देखना होता है कि हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव करंट ऑब्जेक्टिव के साथ मैच, करंट परफॉर्मेंस के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उन्हें फर्दर डिसीजन लेना होता है तो वो किस बेसिस पे लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद एम्प्लॉइज, देखो एम्प्लॉइज मैंने आपको बताया वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये देखिए, कोई भी, अब आप सिंपल से अपने आप को एक तरीके से ऐसा सोचो कि अब आप उसी कंपनी में जाना चाहोगे ना जो स्टेबल होगी, ठीक है, जिसकी अर्निंग पोटेंशियल अच्छी, मतलब वो कंपनी अच्छे से कमा रही होगी, ठीक है, वो कंपनी एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रही होगी और अदर देन सैलरीज भी वो और सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दे रही होगी, तो आप उस कंपनी में जाना चाहोगे ना। तो एक एम्प्लॉय को कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से
कि भाई हमारी कंपनी अर्निंग पोटेंशियल कितना है, क्योंकि कंपनी अगर ज्यादा अर्न करेगी तो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती रहेगी, उन्हें बोनसेस मिलेंगे और उसी के साथ साथ उन्हें अदर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सैलरीज अदर बेनिफिट मिल सकते हैं, पेंशन प्लान्स हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और जितनी भी तमाम एमिनिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी है वो आप कर सकते हो। तो एम्प्लॉय उस जगह ज्यादा जाना चाहेंगे ना। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कंपनी की इंटरेस्टेड होते हैं। नाउ अब एक्सटर्नल की बात करें तो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल में अब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अब मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते कौन है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो, जैसे आप अगर अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हो। पता है क्यों? क्योंकि आप यू आर लाइकली टू पुट योर मनी इन अ पर्टिकुलर शेयर। मतलब आप किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी में अपना पैसा लगाने जा रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉपर नॉलेज इतनी नहीं होगी बट आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर कहलाओगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम, मतलब उस कंपनी के साथ आप उसमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, तो उस कंपनी के आप पोटेंशियल इन्वेस्टर कहलाओगे। सपोज अगर आपको मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहली बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप पोटेंशियल इन्वेस्टर कहलाएंगे मेरी कंपनी के। अब आप मेरी कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे जी? मेरी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसके बेसिस पे बनते हैं? अकाउंटिंग के बेसिस पे, ठीक है। मेरी पोजीशन स्टेटमेंट देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये सब जानने के लिए, इस वजह से, ताकि वो अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर तो उन्हें भी अच्छा रिटर्न आता है, तो ये सब की अश्योरिटी उन्हें कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने अपने क्रेडिट पे गुड्स दिए होते हैं। जैसे आपको क्रेडिट पे कार्स दे दी, क्योंकि डीलर तो आप हुई, ठीक है, आपने विद इन 3 मंथ्स में वो कार को सेल आउट करके जो भी कंपनी के पास पैसा मिलता था वो पहुंचाना था। तो वो कंपनी आपको किस बेसिस पे 3 महीने के लिए जो है कि आपको कार जो है क्रेडिट पे सेल करेगी? आपका पोजीशन देख के वो देखेगी कि भाई ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमारा जो है पे कर पाएगा कि नहीं आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये उन्हें कौन बताएगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताएगी। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी देखेंगे कि जी, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी बोलेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। अब जैसे बैंक को अगर लोन प्रोवाइड करना होता है ना, किसी भी, अब मैं आपकी बात करूं, आपको बैंक से लोन लेना होगा, बैंक आपसे सबसे पहले बोलेगी कि भाई जी मॉर्गेज लीजिए, लाइए आपके पास एसेट कितने, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको लोन देगी। ऐसे तो लोन नहीं देगी, इसकी क्या गारंटी है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट कर ही दो, ठीक है। तो जब एक बैंक कंपनी को लोन दे रही होती है तो वो उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करती है, उसकी पोजीशन चेक करती है कि जी कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल इतना है, वो भी उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है, ठीक है। कंपनी इस पोजीशन पे पर्टिकुलर स्टैंड कर रही है, कंपनी की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। ये सब चीजें देखकर जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जो आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन देते हैं, जैसे बैंक्स और भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, तो ये सब वो देख के ही आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। और ये सब उन्हें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके जी। गवर्नमेंट को, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि गवर्नमेंट ने टैक्स लेना होता है हमारे पास से, तो अब वो टैक्स किस बेसिस पे लेंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। और ये भी आपको मैं बता दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कई सारे डिसीजंस गवर्नमेंट कंट्री के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है ना उसके बेसिस पे भी ले लेती है। खैर, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, पर देखो गवर्नमेंट को जनरली टैक्स लेना होता है हमारे पास से, तो वो टैक्स किस बेसिस पे लेगी? कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, तो वो लेगी टैक्स। लॉस है तो जी कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से तो टैक्स नहीं लेगी। ये बात है जी। कॉम्पिटिटर्स, आपके कंपिटिटर्स देखना चाहेंगे ना कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप इस साल कितना उनसे आगे निकल गए, आपका प्रॉफिट उनसे इस साल कितने टाइम्स ज्यादा हो गया। आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो देखेंगे भाई कि इनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल आउट हो रहा है। देखो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हम लोग, मतलब सेम प्रोडक्ट में हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, तो सोचेंगे यार हम भी सेम प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहे हैं, इनका जैसे कैसे बिक रहा है, तो कुछ स्ट्रेटेजीज पता चल जाएगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के। हो सकता है पता चल जाए उनकी अर्निंग पोटेंशियल, तो वो सब देखेंगे कि प्रॉफिट अपने से कितना ज्यादा ग्रो किया है कंपनी का। दैट इज। अब देखिए, जो 2 टॉपिक थे मैंने आपको बहुत आराम से समझाए अकाउंटिंग के अंदर, जैसे कि आपके
ब्रांचेस और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें मज़ेदार लगी होंगी, समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म ही कर देंगे ऑलमोस्ट। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।